अगर आप नीट 2026 या 2027 के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा लास्ट तक सुनना और एक भी चीज इग्नोर मत करना। देखो, फिजिक्स हार्ड थी ये हम सब ने माना, पर जो गलती 2024, 23, 22 में करी गई कि भाई फिजिक्स हार्ड है, अभी सब फिजिक्स की बात करें, बायो लेंदी है, सब बायो की बात करें, पर केमिस्ट्री जो कंपैरेटिवली डुएबल आई है उसके अंदर भी कुछ ऐसे साइंस छुपे हुए हैं कि वो 26 और 27 में टफ आ सकती है। क्या बोलो मैं, 26 और 27 में टफ आ सकती है। आपको पता है कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली जी एडवांस से आए। जी हां, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर भी जी एडवांस से आए जो ये बता रहे हैं कि अब केमिस्ट्री का भी बहुत सोच समझकर हमको पूरे अगले 1 साल या 2 साल तक प्रिपरेशन के लेवल को सही रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि कैसे केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। क्या एकदम टफ आ जाएगी क्या फिजिक्स की तरह, पता नहीं। क्या एकदम आसान आ जाएगी क्या, पता नहीं। पर वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग नाउ। अब एक एक छोटी से छोटी चीज का प्रिपरेशन करना ही हमको पड़ेगा अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि 180 नंबर तो बेटा यहीं से आएंगे। पहले आपको कुछ एक चीजें दिखाता हूं। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन आया था कितने प्रोडक्ट बनेंगे स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करते हुए मोनोक्लोरिनेशन कराकर। जे एडवांस में एक क्वेश्चन आया था कि मोनोक्लोरिनेशन 2004 में मोनोक्लोरिनेशन कराकर मिथाइल ब्यूटेन से कितने कायरल सेंटर बनेंगे। तो एक लेवल और ऊपर बढ़ा दिया जेई 2004 के कंपैरिजन में नीट ने। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स साइक्लिक ईथर ऑफ C4H8O, C4H8O के टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ये सवाल नीट में आया। ये सवाल एज इट इज बेटा जे एडवांस 2019 में से आया था। ये रहा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस 2019 जो आपके रिपीट हुआ है। ऑर्गेनिक में हमको साइन मिल चुका है कि चीजें ऊपर की तरफ जा रही है, लेवल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पर अगर अभी भी आप ये सोच रहे हो कि ऑर्गेनिक में हम आसान क्वेश्चन काम चला लेंगे, मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, तो फिर बेटा आपको अगले साल फिर से धोखा मिलने की पूरी चांसेस है। अगले साल फिर से आपको ऐसा लगेगा अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया। यह भी पॉसिबिलिटी है कि फिजिक्स डुएबल आ जाए, केमिस्ट्री बहुत टफ आ जाए। और यह सिर्फ बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं है कि भाई आइसोमेरिज्म से कंपैरेटिवली टफ पेपर बना दिया। अच्छा, पेपर टफ क्यों है यह समझने वाली बात है। आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट मिलता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनको वेरीफाई, क्रॉस चेक भी करना पड़ता है कि कहीं हम कोई सा केस भूल तो नहीं गए। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं तो भाई आपको इसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये कंपाउंड है जिसमें यहां पर एक मिथाइल लगा हुआ है। अब आप सारे केसेस बनाओगे कि अगर मुझे मोनोक्लोरिनेशन कराना है, अगर मुझे मोनोक्लोरिनेशन करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज मेरे पास बनती है। तो आप एक बार Cl यहां पे लगाओगे, यहां और यहां पर तो सेम है। दूसरे केस में फिर आप Cl यहां लगाओगे, फिर यहां लगाओगे और फिर यहां लगाकर देखोगे। चारों केस में आप कंपेयर करोगे, चारों केस में आप चेक करोगे कहां पर कायरल बन रहा है, कहां पर कायरल नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको दोनों कैलकुलेट करने हैं, दोनों काउंट करने हैं। इस क्वेश्चन को करने में आप कितना भी जल्दी कर लोगे ना बेटा, 1 से 1.25 मिनट जाएगा। और जब ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो बाकी क्वेश्चन पे भी इंपैक्ट आता है। हमको मेंटली रेडी होना पड़ेगा। अभी बताऊंगा करना क्या है। इस वाले क्वेश्चन में तो और ज्यादा टाइम लगेगा। इसका आंसर 10 है। आपको इस तरीके से 6 अलग अलग केसेस बनाकर कायरल सेंटर काउंट करने पड़ेंगे। 1.5 से 2 मिनट आपका जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाते हो तो। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाल है जो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाया करती थी। तो एक साइन तो मिल गया है कि केमिस्ट्री कैन बी टफ। और ये यहां पर बात नहीं रुकी। ये वाला क्वेश्चन आया फॉस्फोरिक एसिड का, जो 3 स्टेप में आयनाइज होता है और उसके तीनों स्टेप में जो होता है उससे पूछ लिया गया। जनरली जो आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आया करते थे वो एक ऐसे आते थे जिसमें एक ही स्टेप ऑफ आयनाइजेशन होता था। कोई सा भी एसिड हो, वीक एसिड हो, कुछ भी हो। पर यहां पर बेटा ये वो वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें आपके पास 3 स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा है, तो लेवल बढ़ाकर आया। इसको सॉल्व करने में जिस बच्चे को केस याद थे वो ठीक है, पर बहुत ही रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जो इस तरीके से जाते हैं उन एसिड्स की तरफ जहां पर 3-3 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। आप समझ गए, मैक्सिमम बच्चा एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इसके बारे में पढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा वो H2SO4 वाले केस पर चले जाएंगे जहां पर 2 हाइड्रोजन हमको मिल रहे हैं, पर 3 हाइड्रोजन रिलीज करने वाले एसिड की बच्चा पढ़ाई नहीं करता। तो आपको ये वहां पर डिराइव करना पड़ेगा। अगर आप इसको डिराइव करने गए तो बेटा कम से कम भी आपका 2 से 3 मिनट चलेगा, और 2 से 3 मिनट बहुत बड़ी बात होती है। तो फिजिकल का भी थोड़ा बहुत लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखो, ऐसा नहीं है हम आसान प्रैक्टिस छोड़ देंगे, पर
अच्छा पहले एक बार इनऑर्गेनिक का भी बताता हूं। इनऑर्गेनिक में यह सवाल आया, एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए। इनऑर्गेनिक का सवाल आइडियली 15 से 20 सेकंड में हो जाना चाहिए है, ताकि फिजिकल के क्वेश्चन के लिए हमको टाइम मिले, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पर यहां पर अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट वीक हुआ, जैसे ये डायपोल मोमेंट कंपेयर करने का, ये एवरेज मीडियम लेवल का आपके पास ऑप्शन है। फिर लोन पेयर कंपेयर करने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये इजियर है, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए आसानी से हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर कैसे करूं, इसमें साइज से कंपेयर हो जाएगा, जो एटम की साइज है उससे हो जाएगा। फिर बॉन्ड एंथैल्पी के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स किससे हैं, उससे आंसर निकलेगा। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आप समझ रहे हो। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में भी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लगेगा, फिर आंसर मार्क करना पड़ेगा देखकर। तो साइंस है, केमिस्ट्री कैन ऑल्सो बी टफ। तो मेन मुद्दा क्या है, अब अपन ने फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बेटा तीनों देख लिया, ये भी देख लिया, डायरेक्ट जे एडवांस से उठाकर सवाल यहां पर आपसे पूछ लिया गया है। मेन मुद्दा यह है कि आज से, अभी से आपको अपनी केमिस्ट्री का प्रिपरेशन में एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म काउंट करने के टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अभी तक आप क्या करते हैं, ये थोड़ी ना आता है, ये तो बहुत टफ है, इसको छोड़ देता हूं। अब नहीं, अपने जो केमिस्ट्री के अंदर है, अगर आपने एक तय लिमिट बना रखी थी कि भाई रोज के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या जो भी है, अगर आप अभी तक सारा टाइम आसान को कर रहे थे ना बेटा, तो 20% टाइम अब टफ क्वेश्चंस को देना शुरू कर दो, तब जाकर ही होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब उतने मैटर नहीं करते। अगर टफ पेपर आया तो मार्क्स मैटर ऐसे नहीं करते कि 690 ही लाने, 700 ही लाने, नहीं भाई। 600 के अंदर, 620 के अंदर भी बहुत औसम वाली रैंक आती है जब टफ पेपर आता है। तो अपनी प्रैक्टिस में टफ क्वेश्चंस को लेकर आना है। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपको टाइम लगे, हां तो टाइम देना पड़ेगा बेटा। यही ब्रूटल ट्रूथ है, यही ऑनेस्ट सच्चाई आज की हालत की यही है। बात समझ में आ गई। ऑर्गेनिक के अंदर आप अभी तक मैकेनिज्म इग्नोर कर रहे थे, मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अब आपको बेटा मैकेनिज्म पढ़ने पड़ेंगे। नो मोर इग्नोरिंग मैकेनिज्म्स। एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, उनका मैकेनिज्म्स का A to Z आपको आना चाहिए है। कोई भी रिएक्शन पढ़ो, उसको A to Z अच्छे से पढ़ना है। अगर फिर से पेपर टफ आया तो देखो, पता है क्या प्रॉब्लम हुई इस बार बच्चों के साथ, उन्होंने टफ की प्रिपरेशन ही नहीं करी, आसान करते गए, तो उनसे नहीं हुआ। जिस बच्चे ने, हमने इस साल में पूरे साल टफ पढ़ाया, हर मैकेनिज्म को मैंने जितने भी लेक्चर थे सब में चिल्ला कर बोला कि मैकेनिज्म्स को इग्नोर मत करना, आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। पर टफ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और फिजिक्स के अंदर आज वैसा ही हुआ। केमिस्ट्री भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, पर मॉडरेट थी, टाइम टेकिंग थी। तो भाई टाइम तो लिमिटेड ही है, 3 घंटे ही तो है, क्लॉक तो चल रही है, टाइम बचेगा किधर से। क्लियर है ये बात। तो अब बेटा इग्नोर मत करना, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म्स आपको करने होंगे। 2 चीजों का ध्यान रखना है, जो ये आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और हर एक चीज का मैकेनिज्म एकदम क्लैरिटी के साथ अपने को समझ में आना चाहिए है। अगर हमें बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब 1 स्टेप 2 स्टेप बिना पेन चलाए ये सब नहीं होगा भैया, पेन तो चलाना पड़ेगा। लॉन्ग कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैथ से अब आप दूर नहीं भाग सकते। कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे आयनिक हो गया, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इसमें आपको लॉग समझ में आना चाहिए, लॉग की प्रैक्टिस होनी चाहिए है, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं धीरे धीरे। तो डेडिकेटेडली टफ क्वेश्चंस ढूंढकर करने हैं, इग्नोर नहीं करना, उनसे दूर नहीं भागना। फिर से मैं बोल रहा हूं, अब ये काम नहीं चलेगा कि हमने वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला रट लिए काम हो जाएगा, नहीं भाई। सारे केसेस समझकर पढ़ने पड़ेंगे। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तो मैं जेई वालों को भी बोलता हूं, वो मान लेते हैं तो उनके नंबर आ जाते हैं। अब नीट वालों आपको फिर से बोल रहा हूं, देख लेना अगले साल या उसके अगले साल किसी ना किसी टाइम पर केमिस्ट्री टफ आएगी, फिर आप तब शॉक नहीं होने। जो आज ही आपको ये बता रहा हूं, चीजों को समझो वो क्यों हो रही है, चीजों की डेप्थ में जाओ, क्वेश्चन करना शुरू कर दो खुद से। अब रटकर काम नहीं चलेगा। और ये अच्छी बात भी है, जो बच्चा सिंसियरिटी के साथ पढ़ेगा, जो बच्चा समझने की कोशिश करेगा, जो बच्चा डेप्थ में जाने की कोशिश करेगा, उसका फायदा हो जाएगा बेटा। यहां तक सबको बात क्लियर आ गई। तो देखो, हमने डे 1 से ये ई सरल में फिक्स कर रखा है,
कि पूरा बेस्ट पॉसिबल लेवल जहां तक उस सिलेबस में एग्जामिनर जा सकता है उस तक पढ़ाना है। उसका एडवांटेज नीट 2025 में बहुत सारे बच्चों को हुआ, उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। आप 2026 में तैयारी करना चाहते हो, एक ड्रॉपर ईयर के बच्चे हो, तो बेटा ईसरल का वॉरियर कोर्स चालू होने वाला है, उसमें आप आ जाओ, उसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप नीट 2026 में 12th के साथ दे रहे हो तो भी है, और 2027 के बच्चे हो तो भी सारे नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। ईसरल के मॉड्यूल्स में बहुत सारे टफ लेवल के क्वेश्चन हैं, अभी भी हमने उसमें नीट के मॉड्यूल्स में भी एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस डाल के रखे थे। अब उसकी इंपॉर्टेंस, अब उसकी जो वैल्यू है वो पता चल रही है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट में हुए जिसमें बच्चे जो पिछले साल भी 600, 620, 630 लेकर बैठे हुए थे, उनके 500 नंबर भी नहीं आए थे ईसरल के कुछ टेस्ट में। वैसा का वैसा एग्जैक्ट पेपर हो गया। आज उनके एक्चुअल में रियलिटी में 520, 530 से ऊपर नहीं आ रहे, तो वो प्रिपेयर होकर गए थे। आप भी इस तरह से चाहते हो, एक गाइडेंस के साथ, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ पढ़ना चाहते हो, आप टीचर से इंटरेक्ट करना चाहते हो, ईसरल में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है ताकि अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करवाओ। मैं इतने सारे बच्चों को जानता हूं जो चैट करते गए, उनको ये समझ में ही नहीं आया उनके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, कोई गाइडेंस उनके पास नहीं थी, पूरा एक साल और बर्बाद हो गया। अगर इसी साल जाना चाहते हो ना, जिस भी क्लास में आप हो, ये लास्ट चांस है, आप इस बार बस कर दिखाना चाहते हो, डॉक्टर बनकर जाना चाहते हो, तो जो मैंने आज बताया ना वो केमिस्ट्री में भी ध्यान रखना, इसको इग्नोर मत मार देना। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फिजिक्स 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 फिजिक्स, सारा फोकस फिजिक्स पर, सारा फोकस बायोलॉजी पर, क्योंकि केमिस्ट्री तो आसान आ रही है। किसने बोला अगले साल आसान आएगी? अब तो समझदारी भर काम करने का ना, जितना भी केमिस्ट्री पढ़ो डिटेल में, डेप्थ में, अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ भी करो। आसान पेपर भी देंगे हम, ऐसा नहीं हमको आसान पेपर नहीं देने चाहिए, आपको तीनों तरह के पेपर देने हैं, जिसमें आपके 650 प्लस भी आए, जिसमें आपके 550 प्लस भी आए, और ऐसा भी पेपर देना चाहिए साल में 2 से 3 बार जिसमें 500 लाने में भी झाग आ जाए, 500 लाना भी मुश्किल हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपको इसके अलावा और क्या हेल्प चाहिए, आप किस चीज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। जो आपको चाहिए, जिस लेवल पर नीट के बच्चे की मदद हो सकती है, ईसरल वो करेगा। हम लोग आपके लिए ही है, आपके लिए यहां पर खड़े हैं। ऑल द बेस्ट।